आह, कैसे हो तुम सब। जैसे भी हो अपना हाल नीचे कमेंट में लिख सकते हो। देखो एक बार फिर से शनिवार आ गया है, और इसलिए वीडियो आज आपकी आनी है। शनिवार और रविवार 2 दिन मैं जो है केमिस्ट्री की वीडियो डालूंगा। और बस केवल इस सैटरडे और संडे की वीडियो तुमको देखनी रहेगी, और बहुत ही टाइमली 5 से 6 महीने में तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि आईसीएससी बोर्ड्स में आते हैं, वो सारे तुम्हारे हो जाएंगे। मतलब कॉन्सेप्चुअली भी वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगे, और इसके साथ साथ तुम्हें वो भी पता चल जाएगा जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है। ठीक है। तो बस सिर्फ कौन कौन से दिन आपको अपना कंसिस्टेंसी रखना है, सैटरडे संडे, 2 दिन केवल। बाकी तुम अपना केमिस्ट्री को जैसा मन वैसा डील करो। ये 2 दिन करोगे तो मेरे एंड से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए मैं अपना जो है टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ, अपनी पढ़ाने का जो। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलो आते हैं पढ़ाई पे, और एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले थोड़ा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। 1 मिनट, पेन वगैरह बदल लेता हूँ, कोई अच्छी सी पेन ले लेता हूँ। ठीक है। तो क्विक रिकैप देखते हैं। ये पेन मुझे पसंद नहीं आ रही है, चेंज करता हूँ। ठीक है। क्विक रिकैप की अगर हम बात करें तो फटाक से देख लेते हैं क्या क्या हमने जाना था। ठीक है। ये आप लोग को भी करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे, कि क्या क्या सीखा वो लिखते रहा करो। ठीक है। एक रिमाइंड किया करो डेली सोने से पहले कि तुमने आज क्या क्या सीखा। तुम्हारे पास क्लासिफाइड होना चाहिए कि तुमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पेरियोडिक टेबल। ठीक है। मैं ऐसे रिवाइज करा दूंगा कि तुरंत बैठता जाएगा वो। ठीक है। साथ में रिवीजन कर लो। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक था डोबेराइनर का सीन, एक था न्यूलैंड सर का, और एक था मेंडलीव का, और एक जो आपका था मेंडलीव के साथ साथ लॉथर मेयर का भी था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा देखिए कि हाँ अभी तक आपको ध्यान है। और सबसे लास्ट में देखा कि हेनरी मोसले की मॉडर्न टेबल है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। बाकी स्टार्टिंग में जो 3 नाम लिए वो एटॉमिक मास को मेन एटॉमिक मास को मेन प्रॉपर्टी मान के चलते थे। मतलब वो सोचते थे कि एक एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली फंक्शन करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। बट हेनरी मोजले इन सब में से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माना कि मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर वो वर्च्यू है किसी भी एटम या एलिमेंट का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में। ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हाँ, एक और बात कि जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं, जो देखते हैं, ये सिर्फ हेनरी मोजले को 100% क्रेडिट नहीं देना है इसका। ये ध्यान रखना कि ये जो आपकी पेरियोडिक टेबल है ये दी गई है हेनरी मोजले के द्वारा, और इसको एक्सटेंड किया है, मतलब इसमें थोड़ा सा अपना भी योगदान दिया है नील्स बोर ने। और नील्स बोर तो जानते ही हो, एटम वगैरह का इतना अच्छा मॉडल दिया उन्होंने। ठीक है। आगे देखते हैं क्या देखा। फिर हमने क्या सीखा? पेरियोडिक टेबल सीखा। पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में बेसिक बेसिक क्या बातें थी, तुरंत बता दे रहा हूँ। 7 रोज, हॉरिजॉन्टल रोज। 7 रोज जिसको हम क्या नाम देते हैं? पीरियड। और पीरियड क्या बताते हैं भाई? नंबर ऑफ शेल को बताते हैं कि किसी भी एटम या एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ शेल होंगे। फिर हमने क्या सीखा? 18 ग्रुप्स, वर्टिकल ग्रुप्स। 18 कॉलम बोलते हैं पहले। 18 कॉलम, 18 कॉलम जिनको हम कहते हैं क्या है? ग्रुप्स। और ये क्या बताते हैं? ग्रुप्स हमें क्या बताते हैं? ग्रुप्स हमें बताते हैं कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका प्रॉपर्टीज अ काइंड ऑफ पेरियोडिक होगी। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक दूसरे से पेरियोडिसिटी शो कर रही होगी। पेरियोडिसिटी शो करने का मतलब ये होता है कि हाँ एक फिक्स रेशियो में उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। एकदम सिमिलर मत समझ लेना। जैसे कि मेटालिक कैरेक्टर है तो कंटिन्यू जो पहले वाले का, एक ग्रुप में जो पहला एलिमेंट होगा उसका जो मेटालिक कैरेक्टर होगा, नीचे आते आते उसका मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा 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 करके बढ़ता जाएगा। बिल्कुल फिक्स प्रोपोर्शन होता नहीं है। ये पैरियोडिक मतलब जितनी भी केमिस्ट्री में जो भी ट्रेंड्स या जो भी रूल होते हैं कोई भी 100% काम नहीं करते हैं। तो फिक्स प्रोपोर्शन की उम्मीद मत रखना। 1 मिनट में भाई देख लो। हाँ ठीक है, काम कर रहा है। नेक्स्ट हमने ये जाना कि सम ग्रुप्स सम ग्रुप्स हैव देयर स्पेशल नेम्स हैव देयर स्पेशल नेम्स हैव देयर स्पेशल नेम्स। ठीक है। हैव देयर स्पेशल नेम्स। वैसे तो सबके हैं, लेकिन जिनके आपको स्पेशल नेम्स बताए गए हैं
वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। उनके ऊपर आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। एक और बात हमने सीखा कि जो हमारी पूरी पेरियोडिक टेबल है, सब रिवीजन चल रहा है अभी, ठीक है। जो पूरी पेरियोडिक टेबल है ये मिलकर बनी है 4 ब्लॉक एलिमेंट से। 4 ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। पूरी पेरियोडिक टेबल 4 तरीके के ब्लॉक एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। क्या क्या नाम बताया था? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। थोड़ा सा और बात बताता हूँ, एल्कली मेटल्स में केवल 2 ग्रुप्स होते हैं। एक सॉरी, एस ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप्स होते हैं। एक का नाम होता है एल्कली मेटल्स, एक का नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। जबकि पी ब्लॉक में हमने आपको बताया था मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इवन इनर्ट गैस, सब कुछ होता है। तो सबसे वर्सेटाइल ग्रुप कौन होता है? पी होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट का नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। सबका नहीं होता है, कुछ होते हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है, लेकिन अधिकतर का नाम इसमें होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैंने इसका मतलब भी बताया था क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो एस ब्लॉक इससे बहुत ज़्यादा अच्छा मेटल है, और पी ब्लॉक जो है वो धीरे धीरे नॉन मेटेलिक बिहेवियर में जा रहा होता है। तो डी उनके बीच के मेंबर होते हैं, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एस की जो प्रॉपर्टी है और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उनके बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इसमें सबके सब मेटल्स हैं। इनमें सारे के सारे क्या हैं भाई? मेटल्स हैं। अच्छा, बहुत सारे इसमें जो मेटल्स होंगे वो कैसे मेटल्स होंगे? इसमें ऐसे भी मेटल, जैसे एफ ब्लॉक की अगर बात करें, एफ ब्लॉक की, तो थोड़ा सा ऐसे डिटेल बताया दे रहा हूँ। तो एफ ब्लॉक आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स, और एक का नाम हो जाएगा एक्टिनॉइड्स। मैं इसमें भी एक पिक्चर लगा दूंगा। मान के चलो यहाँ अगर पिक्चर लगा रहा हूँ कहीं पे भी, तो देखो इसमें जो ऊपर ग्रुप लगा होगा इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, ठीक है। लेंथेनम पहला एलिमेंट है। और नीचे जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिनॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो एक्टिनॉइड्स वाला ग्रुप है आपका, इसमें अधिकतर एलिमेंट आपके कैसे हैं? रेडियो एक्टिव हैं। मेटल तो हैं ही, लेकिन रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव मतलब अल्फा बीटा गामा रेस का ये कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका पेरियोडिक टेबल और उसके ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये भी रिवाइज हो गया। अब और क्या बातें बची? हाँ, अगर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव मान लो, हाँ क्या क्या मैंने बताया आपको, ग्रुप इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, ये सब बातें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में। सबसे सवाल आएगा, आपकी किताब का जो एक्सरसाइज रहेगा उसका क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आपको अटैच कर दिया करूंगा पीछे, थोड़ा थोड़ा करके आपको सॉल्व करते रहना है। प्रॉमिस होना चाहिए, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो को मेरा कोई एक बच्चा फॉलो कर रहा है। तुम बस इतना मान के चलो कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वही मतलब वही व्यक्ति की वजह से या वही लड़के की वजह से मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। जस्ट मेरा भी कुछ लाइफ में काम होता है, मैं उस काम को करके आता हूँ ऑफिस से अपने, और सीधे यहाँ बैठ गया हूँ वीडियो बनाए। तो तुम ही हो, यस यू आर, जो तुम देख रहे हो, तुम्हारे वजह से ही ये वीडियो बन रही है, सिर्फ तुम्हारे वजह से। तो तुम मुझे नीचा मत फील करने देना। मैं पूरा बेस्ट दूंगा अपना। अगर मैं इतनी हिम्मत करके पढ़ाने बैठा हूँ तो कुछ सोच के ही पढ़ाने बैठा हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, कुछ विश्वास होगा ना कि नहीं मैं कुछ बढ़िया दे सकता हूँ जो पहले से अवेलेबल ना हो, तभी तो पढ़ाने बैठा हूँ ना यहाँ पे। अगर मुझे पता ही होता कि नहीं जो चल रहा है वही देने आया हूँ, बेवकूफ़ थोड़ा ना हूँ, इतनी सजा काट रहा हूँ फिर वहाँ से काम करके यहाँ आना, फिर वीडियोस एडिट करना और सब कुछ करना। तो ये सब इतनी मेहनत करने का अगर मैंने ठेका उठाया है, जिम्मा उठाया है, तो सोच के उठाया। तो तुम मेरे भाई, तुम देख रहे हो, या मेरी बहन मेरे भाई जो भी हो, तुम बस देखते रहो, तुम फॉलो करते रहो, नोट्स बनाते रहो, मैं करता रहूँगा सब। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा ग्रुप वन। ग्रुप वन, तो ग्रुप वन का नाम क्या है भाई? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें इसके बारे में बताया दे रहा हूँ। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ एल्कली मेटल्स का? बेस फॉर्म करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं मतलब एसिड और बेस दो चीज़ें होती हैं तो उनमें से बेस बनाते हैं। बेस फॉर्मिंग होते हैं, विच आर सॉल्युबल इन
सब जानना बेटा, सब तुम्हें जानना है, पूरा डिटेल बताऊंगा मैं। विच आर सॉल्युबल इन विच आर सॉल्युबल इन वाटर विच आर सॉल्युबल इन वाटर। पहली तो बात ये हो गई। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। पहले नाम लिख दूं क्या? हाँ, पहले नाम लिख देता हूँ। तो नाम लिखते हैं, लीना, करे, रब, से, फरियाद। ये आपके एलिमेंट हो गए। चलिए मेरे साथ नाम बोलिएगा। पहले का हो जाएगा लिथियम, फिर हो जाएगा सोडियम, फिर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम को के लिखते हैं क्योंकि कैलियम इसका नाम है, एक्चुअल नेम कैलियम है। ऐसे सोडियम को एन लिखते हैं क्योंकि इसका एक्चुअल नाम नाइट्रियम है, ठीक है। फिर आरबी आता है जिसको हम बोलेंगे रुबीडियम। फिर इसके बाद आएगा सी एस हो जाएगा सीजियम। और लास्ट में एफ आर आ जाएगा फ्रेंशियम। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत अच्छे मेटल हैं और इनके नाम मैंने बता दिए हैं। ये सारे क्या हैं बेटा? एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। तो अब आइए एक एक करके जो है सबका एक काम करते हैं, सबका प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं प्रॉपर्टीज़। कलर बदल देता हूँ। सबसे पहला, ये सारे के सारे होते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब बात आती है, सर इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आगे जानेंगे ना वो भी जान के क्या करोगे? वो तो उसका पूरा एक लॉजिक है। सेकंड बात समझिएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? इसमें जो सोडियम और पोटेशियम है, कैन बी कैन बी कट थ्रू नाइफ। मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सोडियम पोटेशियम इसमें क्या है? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। लिख देते हैं यहाँ पे सॉफ्ट हैं। इतने सॉफ्ट हैं कि इनको हम नाइफ के थ्रू कट भी कर सकते हैं। थर्ड बात जिसमें आएगी, तीसरी चीज़, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हो ना? तो मैं किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और समझा देते हैं किसी एक एग्जांपल को लेके। मान लो सोडियम को पकड़ लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सही से लिख देता हूँ 11। तो कितना बनेगा भाई? के एल एम वाला जानते हो तुम? तो 2 8 1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया? एक। हाँ भाई। तो तुम सोच सकते हो कि यार इसे एक इलेक्ट्रॉन को जान के हम क्या कर लेंगे, इसका क्या फ़ायदा? तो मैं तुमको बता दूं कि कोई भी जो एटम या एलिमेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, उस प्रॉपर्टी में उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंस शेल में, वही डिसाइड करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी। जैसे कि 99.9% ये बात सच है कि अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहेगा और वो एक बहुत अच्छा मेटल होगा। बाकी केमिस्ट्री के तो एक्सेप्शन तो रहेगा। हाइड्रोजन इसमें एक्सेप्शन भी है कि वो मेटल नहीं है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये इतनी बातें मैंने आपको ग्रुप वन के बारे में बता दिया। चलिए अब आते हैं ग्रुप सेकंड के बारे में। आप लोग अगर चाहते हो कि मैं इस जो नोट है हैंड जो लिख रहा हूँ इस समय कंटिन्यू, इसको मैं आपको भेज दूँ तो मतलब इसको आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूँ तो आप मुझे डीएम मतलब उस पर कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप सेकंड के बारे में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है? इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाम देख लेते हैं इनके फटाफट, क्या कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो इनके एलिमेंट लिखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर। बेटा क्या क्या मांग रहा है? कार और स्कूटर। अच्छी बात पता है क्या है? बाप राजी। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ये ट्रिक हो गया। और क्या रहेगा? बेरेलियम। सबसे पहला एलिमेंट जो उसमें रहेगा वो रहेगा बेरेलियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बैरियम, रेडियम। देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, मुझे अच्छे से मालूम है तुम 10वीं में रहते हो, तुमको पता नहीं रहता, खाली तुम हवे में उड़ते रहते हो और जानते नहीं हो, फिर भी कभी उस पर ध्यान भी नहीं देते हो। तो एक बेरेलियम और एक बैरियम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे जो लिखा है वो बैरियम है और ऊपर जो है वो बेरेलियम है। आइए अब इनके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स लिखते हैं एक एक करके। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1,
रिएक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, बट इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ग्रेटर देन सब कुछ, सबसे सबसे ज्यादा होगी, बाकी सबसे ज्यादा होगी, बट लेस होगी किससे, इनके जस्ट पहले जो आया था, लेस देन एल्कली मेटल्स। बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी इनकी अच्छी होगी, लेकिन एक बंदे से ये हारते हैं सिर्फ पूरे पैरियोडिक टेबल में, वो कौन है, जो सबसे पहले आ रहा है, यानी कि एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल से आते हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो रहेंगे। किसी एक का एग्जांपल ले भी सकते हो, कैल्शियम का देख लेते हैं, 20 है, कैसे रहेगा, KLMN, तो इसका कितना हो जाएगा, दो, एक मिनट, 2 8 8 2। ठीक है, अब ये दोनों 8 8 क्यों है, ये सब आपको अगले साल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इस पे टाइम ना गंवाना, ये 8 के बाद 8 क्यों आ जाता है, 18 के बाद 8, मतलब क्लियर हो जाएगा अगले साल। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे दो है, तो इसी में एक पॉइंट और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब होता है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेके या दे के बॉन्ड बनाना चाहता है, कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर बॉन्ड बनाना चाहता है, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अगर हम ये बात रिप्रेजेंट, ये बात उसी में हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन लिया गया है या दिया गया है, जैसे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रहेगा +2। ये प्लस जो मैंने लगाया प्लस टू, तो ये बता रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, और प्लस इस बात का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमेशा ये देगा, श्योर है कि देगा ही देगा, ये हमेशा देगा। ऐसे इसमें भी एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं, 3 पॉइंट हुआ था, चौथा इधर बढ़ा लेते हैं। क्या हो जाएगा चौथा, चौथा पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा दिया जाएगा। चलो भाई, तो दो ग्रुप तो हो गए। अब बात करते हैं कौन से ग्रुप की, अब बात करते हैं ग्रुप नंबर थर्ड, जो बात करेंगे वो करेंगे सीधे ग्रुप नंबर, एक मिनट, ब्लैक पहले कलर सेलेक्ट कर लिया जाए, ग्रुप जीरो ग्रुप की बात कर लें क्या पहले, चलो जीरो ग्रुप की बात कर लेते हैं। FAC को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, 18th ग्रुप। नाम क्या क्या है इनके, इनको बोलते हैं आइडियल ग्रुप, आइडियल बोलते हैं क्या, एक तो पहले हो जाएगा, एक मिनट, आइडियल नहीं, पहले लिखते हैं इसको इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, जो मैंने शब्द भी बोला था उसके पीछे कहानी है पूरी, वो तो उस पर नहीं जाएंगे, 10th में लेवल में नहीं। तो इनर्ट गैस बोलते हैं इनको, इनको नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, इनको नॉन रिएक्टिंग, चलो ये भी हटाओ, तो इनको इनर्ट गैस या नोबल गैस बोलते हैं। नंबर लिखते हैं फटाफट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। एक एलिमेंट अभी जल्दी इसका डिस्कवर किया गया है, बट इसको पढ़ना नहीं है, हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये इतने एलिमेंट हैं, बोलिए लाइन से क्या, हीना, हीना, नीना और करीना ने मिलकर, ने कह दो, ने कह दो, हीना, नीना और करीना ने ऐसे ही फालतू में है, जीरो, जेनॉन से जीरो, जेनॉन जीरो, रन, RN से रन बनाए, सब बैटिंग कर रही थी तो 0 रन बनाई। ठीक है, चलो ये इतनी बातें हो गई, अब इनकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, आइए इनकी कुछ बातें लिख लेते हैं। ऑल गैस, ऑल एलिमेंट्स, all elements have almost negligible, negligible, negligible रिएक्टिविटी। देखो, यूजुअली तुम सुनते होगे कि नहीं ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये बात सच नहीं है, इनमें रिएक्टिविटी लगभग लगभग ना के बराबर होती है, बट फिर भी इसमें आपके, मैं बताया दे रहा हूँ, क्रिप्टन हो गया, आपका जेनॉन हो गया, जो नीचे के कंपाउंड है ये बनाते हैं आपके, मतलब ये जो नीचे के एलिमेंट है आपके, ये कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, जेनॉन मैंने गलत लिख दिया है, XC होगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड, दूसरी बात भैया क्या रहेगा, एक तो ये बात हो गई, ऑल, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर गैसियस
आर इन गैसियस फेज, आर इन गैसियस फेज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सारी की सारी गैस कैसी होती हैं भाई? ये सारे के सारे एलिमेंट किस में होते हैं? गैसियस फेज में होते हैं। कारण क्या है? इसका रीजन लिख लेंगे, बिकॉज ऑफ लो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर की जगह तुम चाहो तो एटॉमिक भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल बनते ही नहीं है। अरे मॉलिक्यूल बनेगा तब तो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन देखोगे ना, इसमें मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं भैया, तो मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा। इसमें एटम रहेंगे, खाली उन्हीं के बीच का खेल होगा बस। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा, फ्यू एलिमेंट्स फ्यू एलिमेंट्स ऑफ ऑफ जीरो ग्रुप, फ्यू एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हैं कुछ कंपाउंड, जैसे HCF4 होता है, HCF6 होता है, ठीक है, XgO4 होता है। तो इसमें देखो, इसमें अगर तुम जेनॉन को देखोगे तो इसमें 4 फ्लोरीन से अटैच है, तो इसमें जेनॉन काम कर रहा है +4 का। इसमें ये 6 फ्लोरीन से अटैच है, मतलब इसमें जेनॉन काम कर रहा है +6 का। और इसमें एक जेनॉन 4 ऑक्सीजन से अटैच है, तो एक ऑक्सीजन -2 रखता है। जैसे फ्लोरीन तो -1 रख रहा था, तो उस हिसाब से मैंने ऑक्सीडेशन नंबर दिया। और यहाँ पर अब मैं तुमको पर्सनली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सिखाऊंगा लेकिन आगे किसी वीडियो में। तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2 का। तो 4 ऑक्सीजन पे -8, यानी यहाँ पर जेनॉन किस फॉर्म में है? +8। मात्र एक ऐसा एलिमेंट है दुनिया का, मतलब यही केवल ऐसा काम कर भी सकता था कि +8 ऑक्सीडेशन या -8 ऑक्सीडेशन दिखा पाए, नोबल गैस या जीरो ग्रुप एलिमेंट, और किसी के अंदर ये नहीं है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई आपकी जीरो ग्रुप से रिलेटेड। चलिए भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौथा, 17th ग्रुप। आइए 17th ग्रुप पे थोड़ी बातें कर लेते हैं। नाम क्या होगा इनका? हैलोजेंस। हैलोजेंस, 17th ग्रुप यानी हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब क्या होता है? हैलो मतलब होता है सॉल्ट, बताया था सब आपको। और जेंस मतलब जो उसको बनाया, फॉर्म करने वाला, तो सॉल्ट फॉर्मिंग। ये तो इनकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। फटाफट एलिमेंट लिखते हैं। कलर बदल दें क्या? ठीक है, एलिमेंट्स लिखते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। चलिए एक्चुअल नेम देख लेते हैं कि क्या है। एक्चुअल नेम जो इनके हो जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। एस्टाटिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही हैलोजन है। एस्टाटिन भी हैलोजन में कंसीडर किया था, बट देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन विच डू नॉट फॉलोज बाई एस्टाटिन, ठीक है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। मोस्ट नॉन मेटेलिक ग्रुप, पूरी पेरियोडिक टेबल में मोस्ट नॉन मेटालिक यही है। सेकंड, 7 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन वैलेंस शेल। भाई ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें तो कोई ये कह भी नहीं सकता ना कि नहीं यार, ये 7 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखवा रहे हो। बहुत फंडामेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला, अभी मतलब बनाते समय वीडियो बोला था मैंने आपको, किसी भी एटम में उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को बताने के लिए, या फिर उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बात किया क्लोरीन की, तो क्लोरीन की बात करें तो KLM 2 8 7, देखिए ना 7 है। तो ये मामला हो गया। अब थर्ड पॉइंट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा भाई? थर्ड आएगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, कलर बदला नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग। ये सारे के सारे क्या हैं भाई? सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग।
इसके साथ साथ अगर हम कुछ बातें कहें तो इसमें याद रखना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है आपके वो गैस हैं। आपका जो ब्रोमीन होगा वो लिक्विड होगा। तो आयोडीन भी जो है आपका वो लिक्विड और पार्शियली सॉलिड भी मान सकते हो। आयोडीन भी आप लिक्विड कहो, ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस और ब्रोमीन आयोडीन लिक्विड है। नेक्स्ट देखते हैं इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। तो वैसे तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तुम नॉर्मली वाला देखो, बाकी सब बातें बड़े होने पे। तो जैसे किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है? एवरी एलिमेंट टेंड्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। दैट्स वाई ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये दे नहीं रहा बल्कि गेन कर रहा है, तो गेन करने वाले के ऊपर माइनस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपका कौन सा ग्रुप बता दिया? 17th ग्रुप। अब एक ग्रुप और एक्सप्लेन कर देते हैं, बस कहानी खत्म। 5वां नंबर, 5वें नंबर की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 16th ग्रुप। 16th ग्रुप नाम क्या होगा भाई इनका? कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस मतलब मैंने बताया था ओर फॉर्मिंग, कि जनरली एलिमेंट जो होते हैं वो ओर फॉर्म करते हैं। तो इनकी खासियत क्या है? नॉन मेटालिक होते हैं बहुत ज़्यादा, बट किससे कम होते हैं? हेलोजन्स, क्या हेलोजन के आगे घुटने टेक देते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटालिक हैं, बट मोस्ट नॉन मेटालिक ग्रुप तो नहीं कह सकते। वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया इनके? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, क्या बनेगा भाई? -2। -2, ठीक है। चलो ये बातें हो गई। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का नोट्स बनाते हुए। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का जो कहानी था 10th के लेवल तक, 10th के ऊपर ही लेवल तक का है, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की कहानी पूरी तरह साफ। ठीक है, पूरी तरह साफ। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, समझ गया। अब ये सब तो चलो अपनी जगह है। आ, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आइए कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन, इनको क्वेश्चन की तरह देखेंगे। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है? ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बट वो मेटल नहीं है। मेटल नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। नॉन मेटल है वो, एल्कली मेटल भी नहीं है। मेटल है नहीं तो काहे का एल्कली मेटल, ठीक है। सेकंड, नेम द एलिमेंट, नेम द एलिमेंट। याद रखना, अंग्रेजी में दा को दी तब बोला जाता है जब अगला ही वर्ड एक वॉवेल से शुरू हो। तो एलिमेंट वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने उसको दा ना पढ़ना पढ़ के दी पढ़ा। तो नेम द एलिमेंट, नेम द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन p block, but technically it should present in s block। तो इसका भी जवाब आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका जवाब हो जाएगा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए फट से। अच्छा, एटॉमिक नंबर हमेशा इधर लिखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई इसका, देखते हैं। ये के एल, केवल 2। तो 2 है तो भाई 2, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, किसकी पहचान? एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। इसको वैसा होना चाहिए था, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह होना चाहिए था। छिप रहा होगा कुछ हिस्सा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह होना चाहिए था, पर ये नहीं है। ये एक जीरो ग्रुप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जबकि जीरो ग्रुप के बाकी कोई भी एलिमेंट देखोगे। हाँ, एक बात और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसे जरूरी जो चीज़ें याद आती हैं। तो यहाँ पर एक बात हम क्या लिखेंगे, एक पॉइंट ऐड कर दे रहे हैं।
छोड़ूंगा तो कुछ नहीं, आगे पीछे कवर करते ही चलेंगे। तो वैलेंस शेल में यहाँ पर जीरो ग्रुप के बारे में चल रहा है कहानी। वैलेंस शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा भाई? एक्सेप्शन हो जाएगा हीलियम। वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, हीलियम में 2 होते हैं ना। ठीक है, इसका कलर वलर बदल दिया जाए क्या? लाओ बदल देता हूँ। ठीक है, हाँ भाई चलिए आगे देखते हैं। तो हीलियम की कहानी क्या है? टेक्निकली इसको एस ब्लॉक में होना चाहिए था, बट ये पी ब्लॉक में है। ठीक है, तो ये 2 बातें निकल के आई। चलो, ये बातें हो गई। और कोई एक्सेप्शन जो हो, अ, बस ठीक है, बाकी तो रहेगा। अब अगला जो हम लोगों को चीज़ें पढ़ना है, वो पढ़ना है टर्म्स रिलेटेड टू टर्म्स रिलेटेड टू टर्म्स रिलेटेड टू एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी, टर्म्स रिलेटेड टू एटॉमिक प्रॉपर्टी या फिर एलिमेंटल प्रॉपर्टी। एलिमेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जब इनको पढ़ ही लेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ने के बाद, इसको जस्ट जैसे ही कवर करेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। मैं चाहता तो इसी वीडियो में ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज पढ़ा देता, लेकिन फिर कुछ ज़्यादा वो हो जाता, कुछ ज़्यादा फॉर्मल हो जाता। फिर वो ऑनलाइन वाला आ जाता फील, मतलब कि यहाँ ऑनलाइन कोई टीचर है, बस काम नहीं अपना निपटा रहा है किसी तरह। तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि डिटेल में पढ़ाएंगे, तो ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलिए, इसमें जो पहली हेडिंग है उसकी स्टार्टिंग कर देते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो उसका श्री गणेश कर देते हैं या उसका बिस्मिल्लाह कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? टर्म्स रिलेटेड टू एटॉमिक प्रॉपर्टी या फिर एलिमेंटल प्रॉपर्टी। देखते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है जिसका नाम हमने दे दिया एक्स। अब इस एक्स एलिमेंट को हम बनाते भी हैं। ये रहा एक्स एलिमेंट का न्यूक्लियस, उसके बाद उसके शेल बन गए, ये देखो। और ये रहे उसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे करके कुछ एक्स एलिमेंट को हमने बना दिया। अब कुछ चीज़ें इसके अंदर आए। अब मुझे क्या क्या जानना है, मैं क्या क्या जानना चाहता हूँ? सबसे पहली चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, वो जानना चाहता हूँ इस एटम की साइज। केवल इस एटम की साइज नहीं जानना चाहता हूँ, पहले तो मैं एक एटम की साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें एक एटम का साइज भी रिस्पॉन्सिबल होता है इस बारे में, इस चीज़ को डिसाइड करने में कि उससे बनने वाला कंपाउंड कितना कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। वो एक इंडिविजुअल एटम के ही साइज पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी जब होते हैं, तो कोई एटम मतलब कोई दो एटम्स आपस में बॉन्ड तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, वो भी उनके एटम के साइज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले स्टडी हम बनाएंगे अपनी एटॉमिक साइज, आगे चल के इसका ट्रेंड भी पढ़ेंगे। सेकंड बात, सिर्फ एटम की साइज नहीं, अगर एक पल के लिए हम मान लें कि इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल गया, तो अगर ये बाहर निकल जाएगा तो क्या सिचुएशन आएगी भाई? इसके बाहर निकलते ही यहाँ से ये हट जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला आया है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला आएगा तो पूरे एटम पे एक आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। तो एटम के निकलते ही जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसको सही सीधा बना देता हूँ थोड़ा, ये देखो ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अभी क्या बन गया? आयन। तो आयन जब बन जाएगा तो उसका साइज अलग चीज होगी। एटम का साइज कुछ और रहा होगा, आयन के बनते ही साइज कुछ और हो जाएगा। वो साइज कई डिफरेंट डिफरेंट बातों पे डिपेंड करेगा। तो दूसरी चीज जो हम सीखना चाहेंगे, वो सीखना चाहेंगे आयनिक साइज। तो सबसे पहले एटॉमिक साइज, आयनिक साइज। अच्छा, एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं। एटॉमिक रेडियाई, अरे ऑब्वियस सी बात है यार, एटम स्फेरिकल है, तो रेडियस रेडियस के बारे में पढ़ लिया कि हाँ इसकी रेडियस बड़ी है, इसकी छोटी है, तो एटम का साइज भी तो वही हो जाएगा ना भाई, साइज भी तो वही सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। थर्ड चीज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये खतरनाक चीज है भाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलो मेरे साथ थॉट एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है? आंखें बंद करो, बंद कर लेना, ठीक है?
इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक एटम, मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ लेकिन बनाऊंगा नहीं। हाँ ठीक है, आंखें बंद करो। इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक एटम है, दिखाई दे रहा है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस इलेक्ट्रॉन को निकालो, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करो। क्या वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है बेटा? देख रहे हो ना, वो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है। यानी कि अब उसको निकालने में आ रही है दिक्कत। अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। जब उसको हम कुछ एनर्जी देंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस से। तो हम जितना पोटेंशियल या जितनी एनर्जी किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को देते हैं कि वो उस एटम से बाहर निकल आए, उसी पोटेंशियल को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और उस समय जो हम एनर्जी देते हैं उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आई बात समझ में? आगे खोल सकते हो तुम। तो ये हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल का। अब यहाँ से तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो तुम थोड़ा सा सोचो और बताओ, जो अच्छा मेटल होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा या कम? सोचो, सोचो आराम से। गुड मेटल्स का जो आयनेशन पोटेंशियल होगा, अच्छे मेटल का आयनेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा या कम होगा? तो अच्छे मेटल्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा कम होगा, क्योंकि भाई वो अच्छा मेटल है, वो खुद अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है। जो अपना इलेक्ट्रॉन खुद लूज करना चाहेगा उसको निकालने के लिए तुम्हें ज़्यादा एनर्जी कहाँ देनी पड़ेगी? नॉन मेटल में ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो गुड मेटल्स का आयनेशन पोटेंशियल हमेशा कम रहेगा। ऐसे ही चौथा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो ऊपर पढ़ा उसी का उल्टा, कि कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा अच्छे से करना चाहता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर पांचवी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रो निगेटिविटी। ये क्लासिफिकेशन आप सब लोग याद कर लेना। और ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको कुछ क्वेश्चंस लगा दूंगा। इस पूरे वीडियो के बाद मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लगाए दे रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को आप आराम से पॉज करके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए हाई क्वालिटी में, और फिर उस क्वेश्चन को आप करिए। उस क्वेश्चन को करे बिना कल मतलब आगे मत बढ़ना, ठीक है? चलो ठीक है, आई होप इतना बहुत है तुम्हारे लिए। अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।